तो सूत्र है उपान मध्यांक वस है। तो देखिए इससे पहले वाला जो सूत्र था अपना अधिक आसाम कर्म जो सूत्र था उसमें उपसर्ग एक था और धातु कितनी थी? इसमें क्या होगा कि उपसर्ग अपने ज्यादा है और धातु एक है। तो इसी में कौन कौन से उपसर्ग हैं? उप, अनु, अधि और आम। इसमें 4 उपसर्ग हैं और एक धातु है। ये 4 उपसर्ग हैं, उप, अनु, अधि और आम। ये 4 उपसर्ग स्व से जुड़ी हुई यदि वस धातु है। धातु कौन सी है? वस धातु। मतलब वस धातु से पहले इनमें से कोई सा भी एक उपसर्ग आ रहा हो। इन 4 में से कौन कौन से उपसर्ग हैं? उप, अनु, अधि, आम। इन 4 उपसर्गों से जुड़ी हुई 4 में से कोई एक जुड़ रहा हो, मतलब एक एक, है ना? तो वस धातु का जो आधार है, वस धातु का आधार, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। उस आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा। तो इसका अर्थ लिख सकते हो आप, उप, अनु, अधि एवं आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, पूर्वक का मतलब जुड़ी हुई, आंग उपसर्ग जुड़ी हुई वस धातु के आधार की, वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। किसकी होती है कर्म संज्ञा? आधार। लिखिए, चलो इसका उदाहरण समझ लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में लिख लेना। देखो सूत्र का अर्थ समझ में आया या नहीं? सबसे पहले अर्थ समझ में आना चाहिए कि सूत्र क्या काम करता है। उप, अनु, अधि एवं आम उपसर्गों में से कोई एक उपसर्ग लगा हुआ हो किस धातु के? वस धातु। अब वस धातु के रूप तो पता होंगे आपको, वस्ती, वस्ता, वसंती ऐसे लट लकार में ऐसे चलते हैं ना, तो ये पट धातु की तरह इसके रूप चलते हैं। अब जैसे इसका अपन उदाहरण देखें, कोई भी आ सकता है, जैसे मोहन है, मोहन है, जयपुरम। सबसे पहला उपसर्ग क्या था? उपवस्ती। मोहन है, जयपुरम, उपवस्ती। उप का अर्थ, उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, वस धातु का अर्थ होता है रहना। उपवस्ती समीप रहता है। मोहन जयपुर के समीप रहता है। मोहन जयपुर के समीप रहता है या जयपुर में रहता है। मोहन कहाँ रहता है? जयपुर में। उपवस्ती का अर्थ क्या हो जाएगा? रहता है। अब देखिए जयपुर में रहता है, तो जयपुर तो क्या हो गया? कौन से कारक का चिन्ह आ रहा है? मोहन जयपुर में रहता है, अधिकरण आ रहा है ना, अधिकरण आ रहा है ना। सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वस धातु से उपसर्ग जुड़ते ही इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सबसे पहले इस सूत्र से उपान मध्यांग वस से इसकी कर्म संज्ञा होगी, फिर कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणी द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा मोहन है जयपुरम उपवस्ती। अब देखिए यदि इसमें उपवस्ती में उपसर्ग हटा देते हैं अपन, कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मान लो हटा देते हैं, तो फिर क्या परिवर्तन आएगा? किसमें हो जाएगी? सप्तमी। वेरी गुड, जयपुर में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और क्या बन जाएगा? जयपुर में क्या बन जाएगा? लेकिन यदि आपकी परीक्षा में जो उदाहरण आएगा वो उप लगा हुआ आएगा। क्या लगा हुआ आएगा? उप लगा हुआ। तो आपको फिर क्या बताना है? कारण में क्या बताना है कि रेखांकित शब्द में विभक्ति कौन सी बतानी है? विभक्ति बराबर, और कारण क्या बताना है? अत्र। देखो कारण पहले की तरह हो जाएगा, अत्र उप उपसर्ग पूर्वक वस धातो योगे जयपुर शब्दस्य कर्म संज्ञा भवति, या जयपुर शब्दस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति तथा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। ये तो देखो उप का उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण जो है ना अनु का, अनु का क्या है? क्या है? कुलदीप, कुलदीप ग्रहण अनुवस्ती। क्या अपने किताब वाले उदाहरण पहले पढ़ देते हैं? वैसे तो उदाहरण खूब है। कुलदीप ग्रहण अनुवस्ती।
कुलदीप घर में रहता है ना। सारा वैसे उपसर्ग का अनुकार पीछे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रहता आती लेंगे अपन, है ना सभी में। कुलदीप घर में रहता है। कुलदीप कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तो यहाँ पर भी घर जो था आधार था। घर क्या था? आधार था। और इस आधार की अनुपसर्ग जुड़ा हुआ होने के कारण से, वस धातु से पहले अनुपसर्ग जुड़ा हुआ होने के कारण से इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से तृतीया विभक्ति। इसके बाद अनु के बाद अधिवाद। कोई सा भी उदाहरण हो सकता है, जैसे शंकर हिमालयम अधिवस्ति, भगवान शंकर हिमालय पर रहते हैं। शंकर हिमालयम, हिमालयम, हिमालय से द्वितीय के एक वचन में हिमालयम बनेगा ना। हिमालयम अधिवस्ति, शंकर हिमालय पर रहते हैं। शंकर कहाँ रहते हैं? हिमालय पर रहते हैं। अब देखिए वस धातु से पहले अधि उपसर्ग आने के कारण से हिमालय शब्द में सप्तमी न होकर के कौन सी विभक्ति हो गई है? ये सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करता है। यहाँ पर आधार क्या था? हिमालय। हिमालय की क्या हो गई? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होते ही कर्मणि द्वितीया से तृतीया विभक्ति। समझ में आ गई बात? ठीक है। यदि अधि हटा देते हैं, केवल वस धातु रहेगी तो हिमालय हो जाएगा। ठीक है ना? क्या रह जाएगा? हिमालय। इसी प्रकार अगला उदाहरण है आम उपसर्ग वाला। जैसे आ गया भगवान लोकम, लोक किसे कहते हैं? संसार। आवस्ति, भगवान संसार में रहते हैं। भगवान पूरे संसार में रहते हैं। कौन रहते हैं? भगवान। कहां पर रहते हैं? संसार में। तो ये रहने का आधार हो गया ना। क्या हो गया? आधार। और आधार की वस धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ होने के कारण से उपान वद्यांग वस्त्र सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा होते ही कर्मणि द्वितीय से तृतीया। अब समझ में आ गए दोनों सूत्र? ये दोनों सूत्र समानार्थक हैं। कर्म संज्ञा करते हैं, आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। उपान वद्यांग वस्त्र और अधिसिंगस्ताशाम कर्म, और अभी आगे वाला जो सूत्र आएगा अभिनिविष्टस्य, वो भी, ये सारे आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीय से तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला सूत्र अभिनिविष्टस्य ही है, ये मिटा दूं। अगला सूत्र है अपना अभिनिविष्टस्य। अभिनिविष्टस्य, अभिनिविष्टस्य एक से और अभी। देखो अभी तक तो एक एक उपसर्ग लगी हुई धातु आ रही थी। अब एक ऐसी धातु है जिसमें एक साथ दोनों उपसर्ग लगेंगे। कितने उपसर्ग लगेंगे? दोनों उपसर्ग लगेंगे। अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ लगेंगे। तो देखो सूत्र में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, दो उपसर्ग हैं अभी और नी। तो और विस धातु है। विस क्या है? धातु। तो च का मतलब और, ये पहले वाले सूत्रों से जुड़ा है, मतलब वहां भी आधार की कर्म संज्ञा हो रही थी, यहाँ पर भी। और विस धातु से पहले अभी और नी उपसर्ग, तो इसका अर्थ हो जाएगा अभी एवं नी उपसर्ग पूर्वक। दोनों उपसर्ग एक साथ भी आएंगे इसमें। अभी एवं नी उपसर्ग पूर्वक, पूर्वक विस धातु के आधार की, विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। किसकी होती है? आधार की कर्म संज्ञा। ये इसका अर्थ हो गया। अभी और नी उपसर्ग दोनों एक साथ लगे हुए होने चाहिए। किस धातु से पहले? विस धातु से। जैसे इसका उदाहरण है कोई भी, जैसे बालक, षण्मार्गम, अभिनिविष्टे, अभिनिविष्टे,